बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो है बीमारी, व्यापार और जो है जो विजय है, इन तीन टॉपिक्स के माध्यम से हमने देखा कि कैसे यूरोप महाद्वीप के लोगों ने अमेरिका, एशिया, इन सभी महाद्वीपों पर कब्जा जमाया अपना, और कैसे उनको अपने अधीन करते चले गए हुए। ठीक, और कैसे एक तरह से अधीन कर रहे हो, गुलाम कर रहे हो या उनका शोषण कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वैश्विक संपर्क तो स्थापित हो ही रहा था। एक देश का दूसरे देश से संपर्क स्थापित हो रहा था, एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप से संपर्क स्थापित हो रहा था, एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से संपर्क स्थापित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो अभिशाप में वरदान की तरह साबित होती हैं। हम वहाँ की कानूनी व्यवस्था को देखते हैं, जैसे जैसे अंग्रेजों का भारत में प्रवेश होता है बृहद स्तर पर, वैसे वैसे भारतीय अंग्रेजों की तरफ बढ़ते हैं और अंग्रेज शिक्षा प्राप्त करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और वहां से एजुकेशन सिस्टम से अपना इंट्रो करके, परिचय प्राप्त करके आते हैं और वापस यहाँ रिफॉर्म के लिए प्रयास करते हैं, सुधार के लिए कार्य करते हैं। वो बताते हैं इस बात को कि ब्रिटेन अपने नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करता है और उसी के शासित क्षेत्र भारत में कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इन सारी चीजों से अवगत कराते हैं लोगों को, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा रिफॉर्म होता है। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है 19वीं शताब्दी, यानी जो 19th सेंचुरी हुई है, 19वीं शताब्दी हुई है, वो बहुत बड़े परिवर्तन का काल माना जाता है। इस परिवर्तन के काल में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम देखेंगे 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी, यहां तक का जो है ये 100 वर्षों का समय है। इसके अंतर्गत जो भी राजनीतिक, सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने किस हद तक प्रभावित किया है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, या वैश्विक सभ्यता का जन्म होता है, या वैश्विक भाईचारा बनता है, विश्व स्तर पर एक मानव कल्याण की भूमिका तैयार की जाती है। ये सारी चीजें हम इस पे सिस्टमैटिक देखते हुए चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम 1815 से 1914 के बीच का जो परिवर्तन का काल जो माना जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन का काल, उसको देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये टॉपिक है, इसका नाम है 19वीं सदी, यानी 19th सेंचुरी। इसके अंतर्गत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तकनीकी परिवर्तन हुए। ठीक, ये 100 साल रहे हैं, इनके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये इतने तकनीकी परिवर्तन होते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो इस समय मुगल सत्ता का जो अंतिम काल चल रहा है, पतन काल चल रहा है। ठीक है, इस समय आर्थिक परिवर्तनों को देखा जाए तो अब क्या है कि एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता जो है वो बढ़ गई है, निर्भरता अधिक हो गई है। ठीक, इस निर्भरता के अधिक होने से एक वैश्विक बाजार का उदय हुआ, यानी एक वैश्विक बाजार बनी, और इसी के परिणाम स्वरूप अनेक देशों का शोषण आरंभ हुआ। ठीक, आर्थिक परिवर्तन जो हुए उससे क्या हुआ, एक दूसरे पर आपस में निर्भरता बढ़ी, वस्तुओं का व्यापार दूर दूर तक होने लगा, वस्तु व्यापार बड़े स्तर पर होने लगा, लंबी यात्राओं के माध्यम से, और जिससे क्या होता है कि वैश्विक बाजार का उदय होता है। जो अभी तक देसी बाजार होती थी, देश के अंदर तक सीमित होती थी, वो क्या होती है, एक वैश्विक बाजार के रूप में परिणित होती है। और इससे शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों का शोषण करना आरंभ किया अपने आर्थिक हितों के लिए। फिर राजनीतिक परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन है उसके अंतर्गत अगर देखते हैं तो ये रिफॉर्मिंग एज रहता है। यूरोप के अनेक देशों में
क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, अनेक क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, उसमें से अनेक सुधार भी किए जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि इस शताब्दी के दौरान मानव ने चिंतन की प्रवृत्ति को महत्व दिया, मानव का जो चिंतन था उसमें परिवर्तन आया, उसने सोचा समझा और तार्किकता को महत्व प्रदान किया, और उस तार्किकता के महत्व को देने के कारण उसने अपने अधिकारों के बारे में बात की, अपने अधिकारों की चर्चा की, और जिससे अनेक देशों की सरकारों को झुकना पड़ा और उनको उनके मानवों के अधिकार प्रदान करने पड़े। फिर उसके बाद जो सामाजिक परिवर्तन रहा है तो इसको हम धर्म सुधार से जोड़कर देखेंगे। धर्म सुधार से तो 1789 का जो रिफॉर्म एक्ट रहा है, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो रहा है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में दो धर्मों का उदय होता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म, उसमें दो भाग हो जाते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक, ये दो धर्मों का उदय हो जाता है। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है प्रोटेस्ट, मतलब किसी के अगेंस्ट जाके अपनी बात रखना, स्टैंड करना अपना, ठीक, प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ, यानी कि अपनी बात को रखना। तो ऐसे प्रोटेस्टेंट का मतलब था कि धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनके खिलाफ बात रखी जाए अपनी, और अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट किया जाए, आंदोलन किया जाए। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया। और इसका जो दूसरा स्वरूप था, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो पुरानी व्यवस्था, जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसी में विश्वास रखते थे, उन्होंने जो अपनाया उसको कैथोलिक कहा गया। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक व्यवस्था में अनेक देशों से संपर्क होने के कारण अपने कल्चर में, अपनी जो संस्कृति थी उसमें चेंजेस आए, उसमें परिवर्तन आए। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो तकनीकी है, यानी अगर देखा जाए 1492 ईस्वी में, तो 1492 ईस्वी में यदि कंपास, जो दिशा सूचक यंत्र होता है, उन्नीसवीं शताब्दी में अगर तकनीकी व्यवस्था देखी जाए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 1490 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जो कंपास होता है, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, आप सभी जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि उसके दो जोन होते हैं, नॉर्थ जोन, एक साउथ जोन। आप कहीं पर भी उसको रखेंगे तो उसकी एक सिरा वो उत्तर की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ रहेगा, वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम जब चल रहे होते हैं तो अगर ऐसे है तो ये अंदाजा हो जाता है कि सामने उत्तर होगा, और इधर ऐसे चल रहे हैं, अगर ऐसे मिल रही है तो सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण यानी कि दाहिनी तरफ, पूर्व इधर पश्चिम होगा। तो इससे क्या होगा कि समुद्रों में अगर हमें पता है कि हम अपने स्थान पे जहां पर खड़े हैं उस स्थान से हमको पश्चिम जाना है, ठीक, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन हम चेंज करते हुए चले जाएंगे, उसके निगेटिव बनाते मैप हम चले जाएंगे, जिससे हम अपने स्थान तक पहुंच पाएंगे। तो ये दिशा सूचक यंत्र ही था जिसने कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे यात्रियों को, इससे भी पहले फ्रांसिस डी अल्मेडा आ चुका था, इन सभी को विभिन्न यात्राओं के लिए प्रेरित किया और साहस दिया कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा का जोखिम ले सके, क्योंकि उनको यह बात पता थी कि अब हमारे पास एक यंत्र है, दिशा सूचक, जिससे हम दिशा का भ्रम नहीं होगा और किसी न किसी सही दिशा में, किसी न किसी स्थल तक हम पहुंच जाएंगे, समुद्र में जीवन समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये यंत्र तो क्या है, एक तरह से तकनीकी विकास है। और इसी तकनीकी विकास के क्रम में हमने देखा कि ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति की, और इस औद्योगिक क्रांति से पूर्व, आपने इस औद्योगिक क्रांति को जो हम देखेंगे तो उससे पूर्व आपने देखा होगा, 9th में चैप्टर में पढ़ा होगा कि कई मशीनें बनी, जैसे गेहूं काटने की मशीन बनी और हल खेतों को जोतने वाले बने, ट्रैक्टर्स वगैरह की तरह। तो उस समय क्या किया कि जनता ने उसका विरोध किया। वो विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये मशीनें बन जाएंगी तो हमारा काम छिन जाएगा। महिलाओं ने उसका विरोध किया, बड़े आंदोलन हुए, रिफॉर्मेशन हुआ, बड़े बड़े आंदोलन क्या हुआ। तो इससे यही पता चलता है कि तकनीकी विकास हो रहा था ब्रिटेन में, उसी का तो विरोध हो रहा था। भाई आपने 9th में पढ़ा होगा, आपके अपने चैप्टर्स में रहा होगा बहुत सारी मशीनों के बारे में कि वो मशीनें जब बन के आई तो जनता ने विद्रोह कर दिया, मशीनों को तोड़ डाला। तो क्यों तोड़ डाला? उनका उद्देश्य यही था कि अगर ये मशीनें बन गई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे।
वही धागा बुनने की जब मशीन आ गई तो लोगों को क्या था कि कपड़े बुने जाएंगे मशीनों से तो हम बेकार हो जाएंगे। महिलाओं ने सोचा कि हम धागा काटने वाला काम करते हैं तो धागा काटने की मशीन आ गई तो हम बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे आपने इसके पूर्व की किताबों में पढ़ा होगा विभिन्न मशीनों के बारे में और उनका तोड़कर खत्म करने का प्रयास भी पढ़ा होगा जनता के द्वारा। तो ये सब क्या था, एक तकनीकी विकास था जिसने क्या किया कि व्यापार को ऊंचाई पर पहुंचाया। ठीक, ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इसलिए इस तरह से हम देखते हैं कि 1815 से 1914 के बीच में एक बड़े स्तर पर परिवर्तन होते हैं, बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में रिफॉर्म्स होते हैं, बदलाव होते हैं। और इन बदलावों के परिणाम स्वरूप ये स्थिति इतनी भयावह हो गई कि 1914 में अपने हितों को लेकर अनेक देश आपस में लड़ गए और उस टकराव के कारण क्या हुआ कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ गई। ठीक, विश्व युद्ध स्थिति हमने देखा कि 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 के बीच में हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति ये क्यों बनी, इसका कारण यही था कि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में इतने बड़े परिवर्तन हुए कि सभी देशों के हित आपस में टकराने लगे और वो टकराहट धीरे धीरे बढ़ती गई और एक बड़े ब्लास्ट के रूप में 1914 से शुरू होकर 1918 तक चलती गई। ठीक है, तो ये हमारा जो था 19वीं शताब्दी का मूवमेंट था, जो क्रांतिकारी जो व्यवस्थाएं बदली, जो परिवर्तन आए, उन सभी को हमने देखा इसके अंतर्गत। अब इसमें आगे जो हम देखेंगे तो वैश्विक संपर्क का जो साधन रहा है वो 3 चरणों में चलता है। इन सभी ने क्या किया कि जो विदेशी संबंध थे उनको नए आयाम दिए। नए आयाम का मतलब नया स्वरूप, नया जो है चेहरा प्रदान किया। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आपसी संपर्क होता है, जो प्रवाह होता है, वो 3 चरणों में चलता है। 3 चरणों में चलता है। पहला वस्तु के रूप में, दूसरा श्रम के रूप में, और जो तीसरा होता है वो है पूंजी के रूप में। ठीक, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर देश आपस में संपर्क में आते हैं व्यापार को लेकर, अगर तो वो या तो वस्तुओं के खरीद फरोख्त में आते हैं, या तो श्रमिकों को लेकर अपने जो है कार्यों को पूरा कराने के लिए आते हैं, या फिर पूंजी का निवेश करके। ठीक, पूंजी का निवेश करके, जैसे मान लीजिए किसी कोई कंपनी अमेरिका से निकलती है, भारत में आती है, 1000 करोड़ रुपए लेकर एक प्लांट लगाती है, तो उसने क्या किया, 1000 करोड़ का भारत में निवेश कर दिया और उसमें भारतीय जनता से कुछ मजदूरों को चुनकर काम करवाया, उनसे बनाई गई वस्तुओं को यहीं पर बेचा और वो प्रॉफिट कमाया। तो 1000 करोड़ में अगर मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए भी प्रॉफिट कमाया, तो वो क्या है, 1000 करोड़ के निवेश से उसको प्रतिदिन होने वाली आय हो गई उसकी। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा है इसको कि 1800 से 1900 के बीच का जो शताब्दी का काल रहा है उसमें इस बड़े परिवर्तन हुए हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में 3 तरह के प्रवाह होते थे, व्यापार जो होता था उसमें 3 तरह के प्रवाह होते थे। अब इसके आगे हम विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे इन विभिन्न परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार हुई और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रकट हुई, जिसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा और एक नई व्यापारिक संकल्पना दी, जिससे व्यापारिक का जो क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया, व्यापार के लाभ का जो क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया। इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।